ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी में हमारे होते हैं अलंकार, है ना। हिंदी में हमने सुना है कि हिंदी में होते हैं अलंकार। हिंदी व्याकरण तो जनरली हमें पता होता है। हिंदी में होते हैं अलंकार। अलंकार क्या होते हैं हिंदी में? अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस को या फिर जो भी हमें लिख रहे हैं साहित्य को और ज्यादा सुंदर बना दें, बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना दें, बहुत इंप्रेसिव बना दें, उसी को हम अलंकार बोलते हैं। सेम चीज इंग्लिश में भी आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। देखिए, जितने भी हमारे टीईटी एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, चाहे वो सीटेट के हो चाहे एमपीटेट के हो, हमेशा आपके अलंकार से क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, पोयम से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमेशा पूछ लिया जाता है कि कौन सी पार्ट्स, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है। सेंटेंस लिख देंगे या फिर पूरी पोयम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कम से कम दो क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, आपके सीटेट में, एमपीटेट में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे लिए, अगर दो नंबर भी हमें मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ टफ नहीं है फिगर ऑफ स्पीच, थोड़ी बहुत फिगर ऑफ स्पीच है, कम से कम 10-11, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा देंगे, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, उस टाइप से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस को, आपके साहित्य को सुंदर बनाने का जो काम करते हैं उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज। कोई शब्द हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच, या फिर कोई फ्रेज हो सकती है फिगर ऑफ स्पीच, दैट मेक्स अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव। जो हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत इफेक्टिव, बहुत इम्प्रेसिव बना दे, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब सेंटेंस को, हमारे बोलने के तरीके को या फिर आप लिखने के तरीके को हम बहुत ही ज्यादा सुंदर बना दें, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे काफी अच्छे से कि कैसे हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। हम अपने जो हम बोलचाल की भाषा में भी हम जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का हिंदी में जनरली मीनिंग हम बोलते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार हिंदी में भी हमारा होता है अनुप्रास अलंकार, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन, है ना। इंपॉर्टेंट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच की अच्छे से देखना है हमें, कम से कम दो क्वेश्चन में दो नंबर यहाँ पर मिलेंगे हमें फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, अच्छे से हम पढ़ेंगे तो बहुत इजीली सीख पाएंगे। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। तो हिंदी में हमारे अनुप्रास अलंकार होते हैं, हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहां पर सेम जो है शब्दों का यूज हो रहा है, उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल होता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर बार बार क्या होता है? चा वर्ड आ रहा है ना। उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। सबसे इजी एलिट्रेशन, बहुत ही इजी है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार हिंदी में क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द की बार बार रिपीटेशन होती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, है ना। एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स। मतलब आप बोल सकते हो पहले शब्द का या बार बार एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन होना, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, शी सेल्स, शी सेल्स, यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है? एस एस एस, सब वर्ड एस 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 से स्टार्ट है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। इस टाइप के सेंटेंस में क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है? आपकी पोयम होगी, पोयम आपकी लिखी होगी, पूछ लिया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच कौन सी, विच ऑफ द विच फिगर ऑफ स्पीच आर यू इज यूज्ड इन द पोयम, कि आपकी पोयम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको देखना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। यहाँ पर देखिए बार बार एस 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 आ रहा है, कोई भी वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एस 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 वर्ड यूज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। सेकंड क्या है? निक नीडेड न्यू नोटबुक। देखें, एन 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 एन, एन से एन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एलिट्रेशन। ये भी बहुत ईजी है। स्प्रेड फ्राइड फ्रॉक्स लेग्स ऑन फ्राइडे, बार बार एक शब्द बार बार आ रहा है। जरूर नहीं कि देखो लेग्स ऑन पे नहीं आया, लेकिन जो साउंड है वो लगभग सेम आ रहा है, लेकिन एफ एफ का रिपीटेशन क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। साउंड भी क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। फ्राइड
फ्रेड, फ्राइड, फ्रॉक, स्लैक्स, ऑन फ्राइडे, मतलब साउंड भी सेम सेम हो रहा है, वर्ड सेम सेम हो रहे हैं, हमारे हो जाएंगे आपके एलिट्रेशन। यहाँ पर सेम साउंड, सेम साउंड की रिपीटेशन हो जाती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। इजी है ये वाला। सेकंड हम देखते हैं एनाफोरा। एनाफोरा मतलब होता है कि किसी भी प्रोनाउन की जो है बार बार रिपीटेशन, या किसी शब्द की जो है बार बार रिपीटेशन। यहाँ पर हम सिंपल से समझते हैं, किसी भी प्रोनाउन का या फिर पहले शब्द का बार बार रिपीटेशन होना हमारा एनाफोरा कहलाता है। किसी प्रोनाउन का, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए एलिट्रेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एनाफोरा मतलब हो जाएगा हमारा किसी भी हमारी प्रोनाउन का या किसी भी सिमिलर वर्ड का, सेम सेम वर्ड का बार बार रिपीटेशन होना। जैसे आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आई एम समथिंग, आई एम जेम्स, फिर आपने बोल दिया आई स्टडी इन क्लास समथिंग, आई स्टडी माई हॉबीज, मतलब मैम आई से बार बार वो रिपीटेशन। जी हाँ इलेक्ट्रेशन में भी रिपीट ही है और एनोफॉर्मा में भी मतलब रिपीटेशन है। हाँ, रिपीटेशन है। डिफरेंस इसमें क्या है ये देखेंगे। देखिए डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार रिपीटेशन हो रही है, मतलब देखो यहाँ पर एस 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 एस, मतलब यहाँ पर साउंड भी क्या हो रहा है, लगभग सेम हो रहा है। यहाँ पर शी सेल्स, सी शेल्स, यहाँ पर साउंड भी आपको सेम दिख रहा है, लेकिन बार बार क्या आ रहा है, देखो एस एस एस, इससे रिपीटेशन हो रहा है ना। हर एक हर एक शब्द का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो एस है, और जो साउंड है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन एनाफोरा में क्या है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैम, आई सो, आई कनकर्ड। आपने सेंटेंस बोला आई कैम, मैं आया, मैंने देखा, मैं आई कनकर्ड, में जीत लिया, मैंने जीत लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आई, यहाँ पर आई वर्ड है, लेकिन ये कैम जो वर्ड है उसमें तो सी वर्ड है। इन दोनों का साउंड बिल्कुल अलग है, आई वर्ड का साउंड अलग है, कैम वर्ड का साउंड अलग है, दोनों साउंड अलग अलग है। यहाँ पर बिल्कुल साउंड सेम नहीं है। लेकिन ये देखो शी सेल्स, सी शेल, साउंड सेम है, वर्ड भी बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं, ये डिफरेंस है बस। यहाँ पर आप देखें, मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। देखिए मैड वर्ल्ड ये आपका एक कंप्लीट हुआ, फिर आपने अगेन स्टार्ट किया मैड से, फिर अगेन स्टार्ट किया मैड कंपोजिशन। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैड के बाद जो दूसरा वर्ड है वो भी एम से स्टार्ट है, नहीं, दूसरा वर्ड तो वर्ल्ड से स्टार्ट है, साउंड भी सेम नहीं है, साउंड अलग है। लेकिन जो एक पूरा का पूरा हमारा हो सकता है कि हम मान सकते हैं एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर हमने दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट किया वो अगेन आपके फर्स्ट बिगिनिंग वाले वर्ड से ही स्टार्ट किया, उसी को हम बोलेंगे एनाफोरा। और एलिट्रेशन में क्या होता कि आपने दूसरे वाले वर्ड को, मैड के बाद आप दूसरे वर्ड को लिख रहे हो, वो भी एम से स्टार्ट होना चाहिए, तब ठीक है, ये आपका एलिट्रेशन होगा। लेकिन आपने मैड और यहाँ पर वर्ल्ड लिखा है, ये अलग अलग, देखो दोनों अलग अलग हैं, ये हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन, सॉरी एनाफोरा, ये हमारा हो जाएगा एनाफोरा, और फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। ये थोड़ा डिफरेंस है हमारा। थर्ड है हमारा एसनेंस। थर्ड है हमारा एसनेंस। देखिए एसनेंस में क्या होता है हमारा, एसनेंस में मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्वर साम्य। स्वर साम्य मतलब यहाँ पर आपके वोवल साउंड की रिपीटेशन होगी। यहाँ पर देखिए ये तीनों साउंड साउंड से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, और साउंड सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द, मतलब आप मान सकते हो कि एक प्रोनाउन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बस ये है फर्स्ट वाले वर्ड का। अब यहाँ पर क्या होगा एसनेंस में, आपका स्वर साम्य मतलब किसी वोवल साउंड आपका हर एक वर्ड में आ रहा है, किसी सेंटेंस में आपका वोवल साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एसनेंस। जरूरी नहीं है कि वोवल आए, ध्यान रखें वोवल साउंड यहाँ पर रिपीट होता है बार बार। तो वोवल साउंड आपको पता होगा, वोवल साउंड क्या होते हैं, इजीली समझ सकते हैं, हिंदी से समझेंगे। हिंदी में आ से आह तक के जो साउंड होते हैं वो वोवल साउंड होते हैं। हिंदी में आ से आह तक के जो साउंड होते हैं वो वोवल साउंड होते हैं। तो वोवल साउंड का बार बार रिपीटेशन आपका एसनेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एसनेंस यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। एसनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, नॉट जस्ट लेटर। जरूरी नहीं है कि लेटर का हो, लेकिन वोवल साउंड का रिपीटेशन बार बार होना। वोवल साउंड समझ में आ रहा है हमें कि हिंदी में जो आ से आह तक के जो साउंड होते हैं वो हमारे वोवल साउंड कहलाते हैं। आ से आह तक के जो वर्ड होंगे हमारे, उनका अगर साउंड आ रहा है वो वोवल साउंड कहलाता है। कि वोवल साउंड का रिपीटेशन होना इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जो पास पास में है, आपस में जो वर्ड्स हैं उन वोवल साउंड का रिपीटेशन होना। द साउंड डोंट हैव
टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, है ना। जरूरी नहीं है कि ये आपका पहला वाला ही जो साउंड हो, लेकिन साउंड का रिपीटेशन होना, लेकिन वोवल साउंड का। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले वर्ड को देखते हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। फॉर द रेयर एंड रेडियंट मैडन whom the angel named लेनोर। अब देखें यहाँ पर जो है फोर, अगर हम देखें लेटर को देखें तो फोर जो वर्ड है ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है। द देखें आपका कॉन्सोनेंट है, रेयर कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए, तब जब वो आपका एसनेंस कहलाएगा। पर ये वोवल आपका वोवल साउंड है या नहीं, इसको पहचान लेते हैं। देखिए फोर में आप देखें इसका जो साउंड आ रहा है फोर का, मतलब ये जो उसकी साउंड है वो क्या हो रही है, ओ का साउंड आ रहा है ना। फोर में साउंड कैसा आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। फोर आपका ओ का साउंड आ रहा है, ये आपका डेफिनेटली वोवल साउंड है। देखिए यहाँ पर सेकंड है द, द में देखिए द, ये जो है द, इसमें आ का साउंड आ रहा है, ये आपका वोवल साउंड होगा। रेयर, रेयर में देखें, रेयर, देखें रेयर, ये ए का जो साउंड होता है वो क्या होता है, डेफिनेटली वोवल साउंड होता है। एंड ये तो हमारा वोवल ही है। रेडियंट, रेडियंट में देखें रे आ रहा है, मतलब ये ए का साउंड क्या है, डेफिनेटली वोवल साउंड है। मैडन में देखें वोवल साउंड है, हूम वोवल साउंड है, द एंजल्स नेम लेनो, ये हमारा वोवल साउंड है। ध्यान रखें जरूरी नहीं कि वोवल लिखा हो, वोवल साउंड आ रहा है। इन सब में आपका ए का साउंड आ रहा है, मतलब ए से बने ये सारे के सारे शब्द आपके ए वाला साउंड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड देखते हैं हमारा देयर फॉर ऑल सीजन शेल बी स्वीट टू दी। ठीक है, इसमें भी हमारा वोवल साउंड आ रहा है। देयर फॉर, देखिए देयर फॉर ए का साउंड है, ऑल हमारा आ का साउंड है, सीजन्स सी आ रहा है, ये ई का साउंड है, शेल बी स्वीट टू दी, ये हमारा क्या हो रहा है, वोवल साउंड है। ठीक है, इसी टाइप से आपके आई ओ और यू है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वोवल साउंड का रिपीटेशन जिसमें होता है वो हमारा एसनेंस कहलाएगा, जहां पर वोवल साउंड का रिपीटेशन होगा वो हमारा एसनेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मृदु उक्ति, मतलब किसी भी सेंटेंस को बहुत ही स्वीटली बोलना, किसी बात को बहुत ही स्वीटली बोलना, उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। मतलब अगर कोई खत्म हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई तो आप जनरली आप बोल रहे हो कि वो गुजर गए, आप ये बोल रहे हो कि वो गुजर गए, थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई और आप ये बोल रहे हो कि वो मर गए, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि अगर आप किसी से ये बोल रहे हो कि वो गुजर गए तो थोड़ा आप क्या बोल रहे हो, बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हो। लेकिन आप किसी से बोल रहे हो कि वो तो मर गए, तो ये सुनने में क्या होता है, काफी हार्श लगता है। तो यही हमारा होता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है किसी भी बात को हम सॉफ्टली भी बोल सकते हैं, वो सॉफ्टली तरीके से बोलना ही हमारा क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म कहलाएगा। यहाँ पर किसी सेंटेंस में, यहाँ पर किसी साहित्य में जब हम बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हैं, बहुत ही माइल्ड बोल रहे हैं, बहुत ही मृदु तरीके से, मधुर तरीके से बोल रहे हैं, वो आपका यूफेमिज्म कहलाएगा। लेकिन यूफेमिज्म इज अ माइल्ड, इनडायरेक्ट और वैग वैग टर्म, मतलब किसी से इनडायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं हम, वैग माइल्ड मतलब सीधे सीधे नहीं बोल रहे, आप थोड़ा आप उस चीज को बहुत ही घुमा के बोल रहे हो। जैसे किसी के बाल नहीं है, कोई अगर बाल किसी के बहुत कम है तो आपने किसी से बोल दिया कि आप तो गंजे हो गए, तो ये चीज क्या लगेगी, सामने वाले को बहुत ही हार्श वर्ड है, ये हार्श वर्ड है यूज करना। लेकिन अगर आप किसी से ये बोलो कि आपके सिर पर काफी कम बाल हैं, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो उस बात को, वही बात है लेकिन आप अलग तरीके से बोल रहे हो, बहुत ही मधुर तरीके से बोल रहे हो, वो आपका यूफेमिज्म कहलाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट माइल्ड और वैग टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट अ हार्श ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म, मतलब बहुत ही हार्श टर्म, बहुत ही रूखे व्यवहार की जगह बहुत ही मधुर तरीके से बोलना ही आपका यूफेमिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अ थिन टॉप ऑन अ थिन अ लिटिल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाल्ड, मतलब आप क्या हो रहे हो, आप किसी से बोल रहे हो कि आप तो गंजे होने वाले हो, उसकी जगह आप ये बोल सकते हो लिटिल थिन ऑन टॉप, आपके सिर पर कम बाल होते जा रहे हैं। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप किसी से ये बोलो कि आप तो गंजे होते जा रहे हो। दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। फर्स्ट वाला सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप किसी से ये बोल रहे हो कि आपके सिर पर कम बाल होते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ फायरिंग यू। अगर आप किसी से ये बोलो कि भाड़ में जाओ, तो आप किसी को बहुत ही हार्शली बोल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी से ये बोलो कि चलो जाओ यहाँ से, या जाने दो इस बात को, ठीक है, तो आप किसी से बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हो। वही चीज है लेटिंग यू गो और फायरिंग यू इंस्टेड ऑफ फायरिंग यू, मतलब फायरिंग यू आग लगाओ उस चीज को, उसकी जगह आप ये बोलो कि जाने दो।
तो यहाँ पर जाने दो वाला जो वर्ड होगा वो आपका काफी माइल्ड वर्ड है। नेक्स्ट हमारा पास्ड अवे इंस्टीट्यूट ऑफ डाइड। अगर आप बोल रहे हो कि डाइड, ही डाइड, वो मर गए, तो ये काफी हार्श वर्ड है। उसकी जगह आप बोल सकते हो ही पास्ड अवे, वह गुजर गए। ये काफी सॉफ्ट वर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ, मतलब सच्चाई कम बोलना। उसकी जगह आप अगर आप किसी से ये बोल रहे हो कि आप तो झूठे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ लायर, किसी से आप लायर बोलने की जगह आप ऐसा बोल सकते हो इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, मतलब वो सच कम बोलता है। ऐसा बोलना ज्यादा सही है। अगर आप ये बोल रहे हो कि वो तो झूठा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यूफेमिज्म, मतलब किसी बात को मधुर तरीके से बोलना। तो इस टाइप से पोयम में ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसके आते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, कि पोयम में आपका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो आपको पोयम को अच्छे से पढ़ना है, तो उस हिसाब से हमें आंसर्स लगाने होते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। बाकी कई बार आपको सेंटेंस में, क्वेश्चंस में ही आपके कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है, 2 लाइन दे दी जाएंगी पोयम में से उठा के कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि यूफेमिज्म है, अगर आप बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हो, या फिर आगे जो आ रही है या जो इससे पहले हमने पढ़ा था किस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच है, थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है आपका, ये तो बहुत ही सिंपल है, हिंदी में भी हम काफी अच्छे से इसको समझ पाते हैं, अतिशयोक्ति, है ना, हिंदी में भी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं इसको, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोली, अतिशयोक्ति। किसी बात को हम बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, वो आपका हाइपरबोली कहलाएगा। हाइपरबोली यूजेस एक्सेजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, मतलब किसी बात को जोर देकर कहना, किसी बात को बहुत ज्यादा एक्सेजरेशन मतलब बहुत ही अतिशयोक्ति कर देना, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल देना, वो हमारा हाइपरबोली कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1,000 टाइम, मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया है, हजारों बार रोका है। अब ऐसा थोड़ी है कि उसने 1000 बार रोका ही होगा, या 1000 बार गिन के रोका होगा कि कितनी बार रोका, या 1000 से ज्यादा रोक रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं होता। तो हम बस ये एग्जेजरेशन कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना है कि मैंने तुमसे हजारों बार बोला है, मैंने हजारों बार ये काम किया है, ठीक है, 10 बार समझा दिया है, इस टाइप से हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 10 बार समझा ही होगा, उससे ज्यादा नहीं समझाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या है, हाइपर बोली, ये जो बोलने का तरीका होता है वो हमारा हाइपर बोली होता है। दैट मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ $1 बिलियन, इसमें हजारों रुपए लगेंगे, $1 बिलियन लगेंगे। तो $1 बिलियन लगेंगे, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये भी क्या है, एग्जिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, मतलब बड़ा चढ़ाकर आप किसी बात को बोल रहे हो कि इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा का बोल दोगे आप, तो इसमें तो 1000 रुपए लगेंगे, इसमें तो अरबों रुपए लगेंगे, इस टाइप से आप बोल देते हो। नेक्स्ट है आई कुड डू इट फॉर एवर, मैं इसे हमेशा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही करोगे ही, लेकिन आप जनरली फॉर एवर जो वर्ड होता है, ठीक है, इस टाइप के वर्ड भी हाइपरबोली में आते हैं। नेक्स्ट है शी इज ओल्डर देन डर्ट, वो तो धूल से भी ज्यादा वो जो है पुरानी होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसी होती जा रही है, बस आप हाइपरबोली यूज कर रहे हो, अतिशयोक्ति यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। नेक्स्ट है एवरीवन नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जानता ही है इस बात को, मतलब मोस्टली लोग जानते हैं। उसको आप इस तरीके से बोल देते हो, एवरीवन नोज दैट। तो ये हमारा होता है हाइपरबोली, मतलब अतिशयोक्ति करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट है हमारा आयरनी। आयरनी मतलब होता है व्यंग करना, ताना देना, व्यंग्यात्मक। जहां पर आपका किसी भी सेंटेंस में आपका ऐसा लग रहा है कि किसी को हम आयरनी कर रहे हैं, मतलब व्यंग कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आयरनी। जहां पर हम किसी को ताना दे रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, वो आपका आयरनी कहलाएगा, है ना। ये तो हम काफी अच्छे से समझते हैं, किसी को ताना देना, किसी को व्यंग करना, उसको हम आयरनी बोलेंगे। जैसे देखते हैं, आयरनी occurs when there is marked contrast between what is said and what is meant, जहां पर जो कहा गया है और जो इसका मतलब है दोनों अलग अलग है ना। कई बार हम कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं, किसी को ताना देने के लिए कुछ वर्ड बोलते हैं, तो जो कहा गया है और जिसका मतलब कई बार क्या होता है, अलग अलग होता है। और बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, मतलब जो दिख रहा है लेकिन वो रियलिटी है, काफी अलग अलग। मतलब क्लास में आप किसी बच्चे पर ताना कस रहे हो, या क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कुछ ऐसा बोल दिया किसी बच्चे की तरफ इशारा करते हुए, डायरेक्टली नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे हो, तो अपीयरेंस और जिनकी रियलिटी में काफी डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे आयरनी, ताना देना या व्यंग करना। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ नाइस, कितना अच्छा है। आगे देखते हैं, शी सैड, उसने कहा, व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, जब मैंने उससे कहा कि मुझे तो सारा दिन काम करना पड़ता है, सारे वीकेंड, वीकेंड भी मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन उसने कहा कितना अच्छा है, मतलब
वो तो एक तरह से ताना दे रही है इस बात को, जब आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो मतलब पूरे सातों दिन काम करना पड़ता है, फिर भी कोई आपसे ये बोले कि कितनी अच्छी बात है, मतलब एक तरह से वो ताना दे रहा है आपको। सामने वाला क्या कर रहा है, ताना दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्बल आयरनी, मतलब मौखिक रूप से ताना देना। नेक्स्ट अगर हम ये बोले, ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट। आपने बोला कि ट्रैफिक कॉप जो था वो सस्पेंडेड हो जाता है क्योंकि उसने पार्किंग टिकट नहीं दी। मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता कि पार्किंग टिकट नहीं दी तो सस्पेंड ही कर दिया उसे, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक ताना दे रहे हो आप, ये सिचुएशनल आयरनी कहलाएगी।